कारी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये फरमाइएगा कि आपको याद होगा कि 2008 में हम पहली मर्तबा, बल्कि एक तवील वक्फे के बाद पाकिस्तान IMF के पास गया था, और उस वक्त शौकत तरीन साहब आपके वजीर खजाना होते थे, और शौकत तरीन साहब IMF के पास गए थे, और आज शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि हम IMF के साथ एक दोबारा रीनेगोशिएट करेंगे और रीशेप करेंगे चीज़ों को। तो आप फरमाइए, क्या वाकई ये एजेंडा अब जिस पे वजारत खजाना काम कर रही है, इससे पाकिस्तानी बहरान खत्म हो जाएगा? शुक्रिया चौधरी साहब। ये जो सवाल आपका, इसके दो हिस्से बन जाते हैं। एक ये है कि शौकत तरीन पे सलाहियत है कि नहीं है। नंबर दो, शौकत तरीन को ये स्पेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरा ख्याल है शौकत तरीन साहब के साथ काम करने का जो मेरा एक्सपीरियंस है, शौकत तरीन में विल भी है, शौकत तरीन में वो हिम्मत भी है, और वो अपने ओहदे के साथ चिमटे रहने वाला शख्स भी नहीं है। लिहाजा और वो ताकतवरों के सामने खड़ा होकर सच्ची बात कहने की हिम्मत भी रखता है। ये उस शख्स के बारे में मैं कह सकता हूँ। दिल भी पाकिस्तानी है और ख्वाहिश भी है, और उन्होंने बड़े दबंग तरीके से इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज भी किया। आज अगर वो वजीर खजाना बने हैं तो उससे पहले उन्होंने पिछले वजीर खजाना, वो भी वैसे हमारे दौर में रहे, और शायद वो गए थे IMF के पास भी, ये भी गए, लेकिन पहले हम IMF के पास शौकत तरीन साहब के दौर में गया था पाकिस्तान। जी जी जी। लेकिन चौधरी साहब, हमने जब मुस्लिम लीग में हम इकट्ठे थे, और साहब डार साहब हमारे वजीर खजाना थे, उस वक्त भी हमने अपनी तैयारियां कर ली थी कि हमने अगर जाना है IMF के पास तो आने वाले वक्त में बहुत सारी दुनिया IMF के पास जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड क्राइसिस सामने नजर आ रहा था हमें। तो उससे पहले अपनी प्रिपरेशन कर लें कि जो वर्ल्ड IMF की जो कंडीशनलिटीज है वो उनकी शराइत के तौर पर ना मानी जाए, बल्कि हम अपने होम ग्राउंड एजेंडे के मुताबिक उसको ठीक करें। लेकिन शौकत तरीन साहब पे वापस आते हुए, मैं समझता हूँ शौकत तरीन का प्रॉब्लम ये होगा कि उनको वो एनवायरनमेंट कंडूसिव नहीं मिलेगी। नंबर एक कि इस वक्त आपकी आमदन जो है वो कोई 4,500 अरब है, और खर्चा जो है वो 8,500 अरब है। तो ये गैप ब्रिज करना उनके लिए, कर्जे ना लें तो कैसे करेंगे, रेवेन्यू एनहांस नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। एक ग्रोथ की बड़ा प्रॉब्लम है सर। जी सर, 1% पे खड़ी है ग्रोथ इस पाकिस्तान की। मैं वही कहना जी, ग्रोथ बहुत बड़ा चैलेंज है, और उन्होंने फिर एक ओपिनियन दे दिया। लेकिन क्या इमरान खान साहब उनको ये मौका देंगे? हाँ, अगर सेंस की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो मुझे एक लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान के आम आदमी की दिल की आवाज की बात की है। इमरान खान साहब को तो ये समझ है नहीं, और वो तो बाबू के कहने पे चलने वाले शख्स हैं। लेकिन शौकत तरीन ने एक बात जरूर की कि बिजली के रेट हम नहीं बढ़ा सकते, टैक्स की रेशो नहीं बढ़ा सकते, ये हम IMF की शराइत जो ऑलरेडी मानी हुई है उन पर उनसे नेगोशिएट करेंगे। ये पाकिस्तानी की आवाज है, ये इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है। उसको क्या है, वो माहौल, एनवायरनमेंट मिलेगी। और इस वक्त पाकिस्तान की, और चौधरी साहब ये भी बात जरूरी है, जो बात उन्होंने कही कि वो समझते हैं कि इकोनॉमी को चलाने के लिए मुझे पॉलिटिकल, इस वक्त एक समझौते की, एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की, एक अच्छी कंसेंसस चाहिए, एक इकोनॉमिक एजेंडा पूरे पाकिस्तान का। लेकिन उनकी लीडरशिप जो है वो उसके बिल्कुल मुतसादम है। वो किसी एजेंडे को लेके अपोजिशन के साथ बात करने को तैयार थे, ना होंगे, ना वो हो सकते हैं। इसलिए कि अगर वो इस तरफ चलेंगे तो वो अपने सारे आज तक के अमल, जो 3 साल का उनका सारा किया धरा है, वो उसको नेगेट करेंगे, जो मेरा नहीं ख्याल। और फाशिज्म में, फाशिस्ट जो लीडर होते हैं उसमें समझौते करने की आदत नहीं होती। वो सिर्फ अपना एजेंडा ड्राइव करता है, वो नफरतें बेचता है, वो लोगों को खौफजदा करता है, वो ताकत के जरिए चीजों को दबाता है। और इमरान खान साहब में बदल जाओ तुम ये आते हैं। लिहाजा शौकत तरीन को वो एनवायरनमेंट नहीं काम कर सकेंगे। ठीक। अफरीद साहब, एक ना, वैसे एक तो पहली बात हुई है कि शौकत तरीन साहब एक अच्छी चॉइस है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो पहले भी आइडेंटिफाई उन्होंने चीज़ों को बहुत अच्छी तरह किया। लेकिन ये जो बात उन्होंने बात की ना कि मैं सबके साथ एक कंसेंसस क्रिएट करूंगा, सब पार्टीज के साथ जाऊंगा, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होगा पाकिस्तान के अंदर, और ये टेम्परेचर, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, इसको जरा हमें कम करना पड़ेगा, ये बात उनकी अच्छी है। लेकिन इसके लिए तो इमरान खान साहब को फिर अपनी अनाज से नीचे करना पड़ेगा। लफ्ज नहीं है, लेकिन जावेद चौधरी साहब, ये उनका एजेंडा, तो इमरान खान तो यही कहेंगे, और हमारी डेड बॉडी, फिर क्या करेंगे वो? जी अफरीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया चौधरी साहब। आज आपके सवाल के आने से पहले अशरफ सहराई साहब बहुत बड़ी शख्सियत, चेयरपर्सन थे तहरीक हुर्रियत, अली गिलानी साहब के बाद वही सब कुछ कर रहे थे, उनका आज विसाल हुआ है। फिर आज आपके तवसत से कि हमने
दुनिया से, दुनिया के प्रॉस्परस वर्ल्ड, यूएन को और तमाम महज़ब दुनिया को और यूएन के स्टेक होल्डर्स को आज मुतवज्जो किया है कि आज इस कोविड की तीसरी लहर में पूरी दुनिया अपने लोगों का सोच रही है और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो कि दुनिया को बावर करा रहा है कि चाहे वो स्टेटलेस हैं, चाहे वो रेफ्यूजीज हैं दुनिया में, उन्होंने एहसास प्रोग्राम के तहत 1 लाख से ज़्यादा यूएनएचसीआर ने पाकिस्तान के अंदर अफगानियों को 12,000 रुपए दिए और साथ ही साथ हम कह रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर, मैं थोड़ा सा फिगर आपको देना चाहूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान में 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस हैं। हिंदुस्तान में 3,500 से 4,000 लोग रोज़ाना के बेस पे मर रहे हैं कोविड से और एक्टिव केसेस जो हैं वो 34,87,000 हैं। इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में 1,91,869, डेथ्स जो हैं 2,458 और 4 मई को 4,650 केसेस, यानी ये पाकिस्तान के बराबर हैं। अब वहां पे 71,000 लोगों के लिए 1 वेंटिलेटर, 3,900 लोगों के लिए 1 डॉक्टर और 9 बंदों के लिए 1 फौजी। अब हमने उनसे ये कहा कि ये आपकी और हम सबकी अखलाकी जिम्मेदारी है, इंसानियत पहले है, आप उनको मेडिकल कॉरिडोर डिक्लेयर कर दें ताकि उन लोगों का पुरसाने हाल जिनका वाली वारिस कोई नहीं, आप आगे हैं। तो आज मैं अपलॉड करूंगा कि पाकिस्तान की दोनों ऐवानों के तमाम पार्लियामेंटेरियंस, पार्लियामेंट्री सारी पार्टी शामिल थी उसके जी, इसमें एम्बेसडर्स, तमाम स्टेक होल्डर्स थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और फिर फैसल सुल्तान साहब थे। इन कंसेंसस ऑपोजिशन की तरफ से थे लोग, ऑपोजिशन सब थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। अब तीसरी चीज देखिए जी, कोई हमें फाशिस्ट कहे, कोई हमारे ड्रामा करे, कोई हमें कुछ कहे, मैं उलझना नहीं चाहता आज के दिन क्योंकि आखिरी अशरा भी है और दोनों पैनलिस्ट जो हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं बहुत एहतराम का ताल्लुक है दोनों साहिबान से और कायरा साहब मेरे समझे बड़े भाई हैं। मैं सिर्फ आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँ। मेरा प्राइम मिनिस्टर एक चीज़ कह रहा है कि जिन्होंने भी इस मुल्क का माल लूटा उनको एनआरओ के अलावा मेरे दरवाजे खुले। मेरी नाम शहबाज शरीफ साहब, ना जरदारी साहब, किसी के साथ जाती दुश्मनी नहीं है। जिसने इस मुल्क के साथ खयानत की, अदालतें हैं, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज का मुकाबला किया, आप लोग भी करें। अब विक्टिमाइजेशन के नाम पे इल्जाम हम पे आता है, हमने इनको जैसे देखिए ना, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है ना, ये क्योंकि एक पाकिस्तान का एक बड़ा पुराना मसला है इकोनॉमी का। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, लेकिन चीनी का बहरान देख लें, गंदम का बहरान देख लें, हम अपनी ज़राअत को आज तक स्टैब्लिश नहीं कर सके। हर गवर्नमेंट ने कहा पाकिस्तान की ग्रोथ कहाँ चलेगी, कर्जे कहाँ चले गए, उनकी पेमेंट्स का इशू है, जो बिजली का इशू है, महंगाई का इशू है। सर, इसके लिए आपको चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना पड़ेगा और उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। एब्सोल्युटली चॉइस। अब आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा। चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि शौकत तरीन साहब मेरे प्राइम मिनिस्टर की टीम प्लेयर हैं। अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब की क्लियरेंस ना होती, उनका विजन और उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल ना होता, तो आज ये शौकत तरीन साहब खुद बात कर सकते थे। शौकत तरीन साहब उन लोगों के साथ बैठ जाएं, आपको कोई एतराज नहीं जिनको आप चोर कहते हैं। नहीं, देखिए ना, मेरी बात सुनो। अकाउंटेबिलिटी का अपना तरीका है। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने बारहा कहा, स्पीकर साहब ने तमाम पार्टीज को और उनके लीडर्स को वेलकम किया, पार्लियामेंट्री लीडर्स को, कि आए बैठें, और चाहे इकोनॉमी हो, चाहे मुल्क के मामला, प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करने के लिए तैयार हैं उसे। एब्सोल्युटली, प्राइम मिनिस्टर साहब लीड भी करेंगे, चेयर भी करेंगे। लेकिन एक चीज मुझे बताओ, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जो बात है, मैं सिर्फ एक चीज आपको बताऊं, पाकिस्तान हम सबका है। हमें यह चाहिए कि पार्लियामान में आए, पार्लियामान के अंदर हमारा मुआवजा भी करें, हमें चैलेंज भी करें, सवाल भी उठाएं। साहब भी तो आए ना, प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे, प्राइम मिनिस्टर इनको 12 वेलकम किया, अभी भी हम वेलकम। वैसे ये फरमाइए सर, ये गवर्नमेंट की तरफ से तो वैसे अच्छी ये झंडी दिखाई जा रही है आपको। शौकत तरीन साहब ने उनका आज कहना, फिर ये अफरीदी साहब आपके सामने कह रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते से गवर्नमेंट ये कह रही है कि आए बैठे, कम से कम चार्टर ऑफ इकोनॉमी ही कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो सर, इस पे अपोजिशन आगे क्यों नहीं बढ़ती? जी शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बदकिस्मती ये है कि हमारी जितनी भी इकोनॉमिक कॉन्वर्सेशन है, हम जितनी भी बात करते हैं, वो सारी किसी पॉलिटिकल टाइड के नीचे दब जाती है। भले से वो मेरे इतराज़ात हुकूमत के ऊपर हों या हुकूमत के इतराज़ात, या उनकी वो जो सोच है कि ये अपनी किसी केसेस की वजह से बात को इस तरह से करते हैं और उनके ख़िलाफ़ एक करप्शन का इनका बयानी है, तो उसको वो छोड़ने को तैयार नहीं है। और अपोजिशन की एक अपनी पोजीशन है, लेकिन समहाउ इस पॉलिटिकल टाइड के नीचे जो मईशत की बेहतरी की बात करने की कोई भी दस्तावेज़ बन सकती है, वो कैसे बन सकती है? वो तो किसी राउंड टेबल के नीचे बैठ के बन के। मेरा और कायरा साहब का इख्तलाफ है। मैं कहता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए फॉर दीज वैलिड रीजंस।
कायरा साहब कहते हैं नहीं होनी चाहिए फॉर दीज वैलिड रीजंस। अब दोनों एक बिल्कुल डायमेट्रिकली डिफरेंट पोजीशंस पे खड़े हैं, तो थोड़ी पोजीशन कन्वर्ज करनी पड़ेगी, कुछ मुझे अपनी स्पेस आगे करनी पड़ेगी, कुछ कायरा साहब को अपनी स्पेस आगे करनी पड़ेगी। तो बुनियादी तौर पे जो ममालिक अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं तो उसकी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर मैं हूँ या आप हैं या कोई भी हमारा पूरा जितना इकोनॉमिक कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व लोग हैं, चाहे वो मीडिया से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं से, वो समहाउ पॉलिटिकल टाइड के नीचे ही उसकी एक दबने का तासुर उभरता है। तो नतीजा क्या निकलता है कि आपकी जो आपका ख्याल ये है कि ये तोपबाजी बंद होनी चाहिए और अपने अपने हॉर्सेस को होल्ड करना चाहिए, बयानबाजी रुकनी चाहिए, एक मीडिया के अंदर जो एक हेट है वो खत्म होनी चाहिए, फिर जाके बात हो सकेगी? देखिए मैं चौधरी साहब, जब शहबाज साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी, प्रेसिडेंट जरदारी ने उसके ऊपर बात की थी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, उसको उन्होंने कहा था कि बिल्कुल होनी चाहिए। तो वो 3 साल जो थे उसमें बहुत कुछ हो सकता था। ये अगर एहतसाब करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन एहतसाब में ये तासर नहीं उभरना चाहिए कि वो प्रोसिक्यूशन के निस्बतन परसिक्यूशन का तासर दे रहा हो। तो वो एक बड़ी एक अजीब सी, और उसकी अब मेरे कहने की बात नहीं है। अब आप सुप्रीम कोर्ट के मुकम्मल फैसले देख लें, आप हाई कोर्ट के मुकम्मल फैसले देख लें, जो मुकदमात किसी जुडिशल स्क्रूटनी से गुजर रहे हैं उन सब का फेट क्या हो रहा है ये आप देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जब हम लिंक कर देते हैं कुछ चीज़ों को तो फिर वो आगे चल नहीं पाती। अब अगर शौकत तरीन साहब ये बात कर रहे हैं तो उन्होंने एक बड़ी उस मीटिंग में आपकी इजाज़त से एक सेमिनार था, तब कायरा साहब एज पीपल्स पार्टी के उस पे उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। पाक चाइना की जो वन बेल्ट वन रोड का था उसमें चाइनीज़ एम्बेसडर गालिबन थे और बहुत सी उनके एक प्रोफेसर थे जो उर्दू में तकरीर कर रहे थे। तो कायरा साहब की मौजूदगी में इनके बाद वो बोलने के लिए आए, आई वॉज देयर एज अ पार्टिसिपेंट, इनके बाद वो बोलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि आप भूल जाएं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों होगी, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी आपके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। बड़ी सादा और दो टोक बात करके मुख्तसर वो स्टेज से नीचे उतर गए। नहीं, देखिए सर, ये आज शौकत तरीन साहब की ये जो बात है ना कि हमें पॉलिटिकल टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ये बात जस्टिफाइड है और बिल्कुल ठीक है। अल्टीमेटली सोल्यूशन यही होगा। अगर हर तरफ से बयान दागे जाएंगे, एक हेट होगी, एक हीट होगी हर तरफ से, तो फिर उससे मसाइल जो है बढ़ते चले जाएंगे। मलिक साहब, आपकी बात दुरुस्त है।